हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 19th ऑफ मे के एडिटोरियल सेशन की। शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल मोटिवेशनल कोट के साथ, टर्न आई विश इनटू आई विल। तो एक वाक्य है आई विश, मैं चाहता हूं, इसको बदल दीजिए मैं करूंगा, आई विल। केवल मैं चाहता हूं इससे काम नहीं चलता है, मैं करके रहूंगा, किसी भी कीमत पर करके रहूंगा, ये आपको सफल बनाती है। तो बदल दीजिए आई विश को आई विल से। अब आप आज से आप ये नहीं कहेंगे कि मैं ये चाहता हूं, आप ये कहेंगे कि मैं ये करने वाला हूं, मैं करूंगा। अब मैटर ऑफ रिलीफ आज के एडिटोरियल का शीर्षक है। प्रेफिस और समरी क्या है देखिए। मैटर ऑफ रिलीफ का मतलब है रिलीफ का मामला, ठीक है, आराम का मामला जिसे हम कहते हैं, तो आराम का मामला, आराम का मैटर। तो प्रेफिस या समरी क्या है। द फाइनल ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान हैज बीन अनाउंस्ड। देखिए समरी में लिख कर दे रहा हूं आपको, प्रेफिस लिख कर दे रहा हूं, तो इसका मतलब एक ही है कि आप भी कोशिश करें छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर आप भी प्रेफिस या समरी लिख सकते हैं। अब भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आइडियाज नहीं आते हैं। बिल्कुल सबके साथ ऐसा होता है कि आइडियाज नहीं आएंगे, लेकिन आप पूरा न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हैं, जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल में बहुत सारी लाइन्स होती हैं। आप शुरुआत के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको एज इट इज रख दीजिए। फिर आप नेक्स्ट बार जब भी आप समरी लिखें तो उस आर्टिकल की जो लाइंस हैं उनको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, है ना। भाई लाइंस तो वहां पे है ही, सारा मैटर दे ही रखा है, लेकिन आप उनको अपने शब्दों में कैसे बदल सकते हैं। जरूरी नहीं है बहुत डिफिकल्ट वोकैबुलरी आप इसके अंदर डालेंगे, जरूरी नहीं है बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आप बनाएंगे, जरूरी ये है कि आप कर रहे हैं, ठीक है ना। कोशिश कीजिए अपने शब्दों में लिखने की, और जो भी समरी आप लिख सकें वो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि हाँ हमने ये तैयार किया है। मैं चेक करता हूं नहीं करता हूं उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप तो लिखिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे हैं। और एक बात और बता देना चाहूंगा, बहुत दिनों से मैं सोच ही रहा था, मुझे याद आ गया आज, कि आप लोग जो कमेंट में बहुत सारे कमेंट करते हैं, कोई प्रश्न का आंसर दे रहा है, कोई शायद समरी लिख रहा है, यह है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है कमेंट बॉक्स में। तो एक दूसरे का सहयोग करें। अगर आपको कोई आंसर आ रहा है तो ज़रूर से आप उस कमेंट का आंसर दें। इससे आपका नॉलेज एनरिच होगा, कुछ घटेगा नहीं आपका नॉलेज एनरिच होगा, आप बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। तो आप हेल्प किया कीजिए आपस में, एक दूसरे के कमेंट का आंसर आप खुद कर दिया कीजिए जो भी आपको आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप गूगल पर सर्च करके कर दें। तो ये एक हैबिट बनेगी आपकी दूसरों की हेल्प करने की, और इससे आपका नॉलेज भी अच्छा होगा, आपका नॉलेज एनरिच होगा। तो ये काम आज से आप शुरू कीजिए। तो इसका समरी आप लिख दीजिएगा। मेरा वेट मत करना कि मैं चेक करूं नहीं करूं, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता है, बहुत सारा काम होता है करने को, इसलिए शायद मैं नहीं कर पाऊं चेक। लेकिन आपस में आप चेक कर लें, और जैसा जितना आपको समझ में आता है उतना आप उसका आंसर करें। तो कह रहा है कि फाइनल ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान हैज बीन अनाउंस्ड। अंतिम जो पार्ट है, ट्रांस का मतलब हिस्सा या भाग होता है, तो अंतिम यहाँ पे भाग जो है आत्मनिर्भर भारत का, जो कोविड-19 के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा, रिलीफ पैकेज, स्टिमुलस पैकेज कह सकते हो आप, ये जो एक घोषित किया गया है सरकार के द्वारा, उसका अंतिम ट्रांस भी घोषित कर दिया गया है। एंड थ्रू दिस वन थिंग कैन क्लियरली बी डिड्यूस। डिड्यूस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, और इस माध्यम से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू कीप द डैमेज टू द फिस्क एज लो एज पॉसिबल। ये फिस्क का मतलब एक्सचेकर है, ट्रेजरी है, खजाना है। और इससे एक बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जितना कम नुकसान राजकोष का हो उतना कम नुकसान किया जाए, ठीक है। ये इंटेंशन साफ झलकता है। द फिस्कल इंपैक्ट ऑफ द 20 लाख करोड़ रुपीज पैकेज इज एस्टिमेटेड एट बिटवीन 2 and 3% ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पे 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज, फिस्कल इंपैक्ट इसका क्या पड़ने वाला है। इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जीडीपी का 2 से 3% तो लगेगा ये 20 लाख करोड़। टू ड्राइव कंजम्पशन द गवर्नमेंट विल हैव टू सस्पेंड जीएसटी फॉर ए कपल ऑफ मंथ्स। लेखक आगे कह रहा है कि भाई जो कंजम्पशन है, मतलब एक प्रकार से उपभोग है, उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी रोकनी पड़ेगी कुछ महीनों के लिए, 1-2 महीने के लिए जीएसटी ना लें, और कट रेट्स, कटौती करनी पड़ेगी, अलॉन्ग विद लिक्विडिटी बूस्ट, और साथ में कैश को बूस्ट करना पड़ेगा। लिक्विडिटी का मतलब कैश होता है, कैश मार्केट में डालना पड़ेगा। एमजी नरेगा बजट हैज बीन इंक्रीज बाय 2/3। एमजी नरेगा का बजट भी 2/3 बढ़ा दिया गया है। एंड दिस दैट विल बी लुक्रेटिव फॉर द माइग्रेंट्स हु हैव रिटर्न टू देयर विलेजेस। और वो प्रवासी मजदूर जो अपने गांवों को लौट चुके हैं उनके लिए फायदा है, वो वहीं का वहीं अपने गांव में रह के, अपने क्षेत्र में रह के मजदूरी करके पैसा कमा सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज ओपनड अप मोर सेक्टर्स फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन
निजी भागीदारी के लिए बहुत सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट ने खोल दिए हैं। हैंस मैनी न्यू स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट कुड बी सीन। इस प्रकार से बहुत सारे नए स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा देखे जा सकते हैं, बट इट होली डिपेंड्स ऑन द विल टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज टू लीड टू अ पॉजिटिव रिजल्ट्स। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भाई सब कुछ डिपेंड किस पर करेगा कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है, आप कितना इरादा रखते हैं, कितने स्ट्रोंग आपके इंटेंशंस हैं कि आप इन सब को इम्प्लीमेंट करेंगे और रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब देखो ए लग रखा है, ये रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट ही होगा, या फिर ए हट जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रेफिस या समरी है, थोड़ा समझ में आपको आ गया होगा। अंतिम जो घोषणा की गई है वित्त मंत्री के द्वारा, निर्मला सीतारमन के द्वारा, उसके बारे में, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या गवर्नमेंट का इंटेंशन है, ये सब सामने आता है आज के आर्टिकल में, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें कि आर्टिकल है कैसा, कितना मतलब मुश्किल है, तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है, आप आराम से समझ सकते हैं इस आर्टिकल को। ग्रामर और वोकैबुलरी की बात रही तो ट्रांस शब्द जैसे हमने देखा, तो ट्रांस का पार्ट, पोर्शन, शेयर, ये सब इसका सिनोनिम्स हो सकते हैं। फिस्क का हमने देखा ट्रेजरी या एक्सचेकर, खजाने को बोलते हैं। डेस्परेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आवश्यकता अगर आपको है, तो ग्रेट एफर्ट, अर्जेंटली रिक्वायरिंग, इन वांट ऑफ, बहुत ज़्यादा चाहता है कोई चीज़ को, डेस्परेट बोलते हैं। प्रिवेलिंग का मतलब होता है जो फिलहाल बना हुआ है, फिलहाल अस्तित्व में है, तो करंट, प्रेवेलेंट, स्टैब्लिश्ड, एग्जिस्टिंग, ये सब प्रिवेलिंग के सिनोनिम्स हैं। हैंडीकैप का मतलब होता है इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, बैरियर, मतलब रुकावट या बाधा को हैंडीकैप बोलते हैं। एंशुइंग, ये ENSUING है, इंश्योरिंग होता है वो अलग होता है, ये एंशुइंग है, ENSUE से बनता है। परिणाम स्वरूप को बोलते हैं कॉन्सेक्वेंट, सब्सेक्वेंट, फॉलोइंग, एज अ रिजल्ट। एक देखो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है 2/3 और 3/4। इससे आप एक चीज समझिए, ग्रामर में प्रश्न आता भी है, आप जब 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, तो आगे जो फ्रैक्शन नंबर आप लिख रहे हैं ना 2/3, तो ये थर्ड्स लिखा जाएगा, थर्ड नहीं आएगा, 3/4 नहीं आएगा, 3/4 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2, 3, 4 के स्थान पे 1 ही हो तो फिर थर्ड ही आएगा, थर्ड्स नहीं आएगा, 1 है, 50 आएगा, फिफ्थ नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, SSC में पूछा गया था। अनलीश शब्द है, अनलीश का मतलब होता है रिलीज करना, रिलीज, लूस, इसको लूस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लूस, सेट फ्री, अनलॉक। एक और ग्रामर का कॉन्सेप्ट है कि मच आता है पास्ट पार्टिसिपल से पहले, वेरी आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब हो गया V0 + ING, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो गया V3। तो V3 अगर है जैसे मच नीडेड, ठीक है ना, और वेरी आप कह सकते हो वेरी अमेजिंग। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ING फॉर्म है तो वेरी का प्रयोग, अगर थर्ड फॉर्म है तो मच का प्रयोग करेंगे। कॉलम्स मैच करने हैं, एक बार फिर से रिवीजन, जो पिछले वर्ड्स हुए हैं कितना आपको याद है। सेट इन, जरा सोचिए, सेट इन का मतलब क्या है, इरप्ट का मतलब क्या है, ऑल्टर क्या है, इंसुलर क्या है। सेट इन का मतलब होता है कोई भी चीज को प्रारंभ करना, कोई भी चीज का विकसित होना, शुरू हो जाना। इरप्ट का मतलब प्रस्फुटित होना, है ना, विस्फोट होना, जैसे इरप्ट एक वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी का फटना, इस प्रकार के इरप्ट यूज करते हैं। ऑल्टर का बदलना होता है, सामान्य सा वर्ड है। इंसुलर का मतलब संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति को बोलते हैं। तो सेट इन को आप जोड़ेंगे किससे, स्टार्ट या डेवलप से। इरप्ट को जोड़ेंगे किससे, इरप्ट को जोड़ेंगे फ्लेयर अप से, भड़कना, प्रस्फुटित होना, विस्फोट होना। ऑल्टर को जोड़ेंगे चेंज से, और इंसुलर को जोड़ दीजिए पैरोकिल से, नैरो माइंडेड से। ठीक है, तो ये आज के रिवीजन में था। बात करें व्यूअर्स कॉलम में, तो फेयरली और रेदर का एक अंतर पूछा गया था। विनायक गुप्ता नाम से एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा कि फेयरली और रेदर में डिफरेंस क्या है। तो चलो बात कर लेते हैं इसकी। तो फेयरली जो शब्द है ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है ना। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसके बाद में जो भी आप शब्द लगाएंगे ना वो पॉजिटिव सेंस डिनोटिंग होना चाहिए। अब पॉजिटिव या नेगेटिव का मतलब पता कैसे लगेगा, तो ऐसी कोई शब्द है जिसको सभी व्यक्ति चाहते हैं, जो व्यक्ति सभी के मतलब इच्छा होती है कि वैसा ही बन जाए, तो उसको तो आप पॉजिटिव बोलेंगे। और नेगेटिव का मतलब जो सभी घृणा करते हैं उस शब्द से, उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्ड। तो वेल, सभी अच्छे, मतलब ये वेल तो पॉजिटिव टोन का वर्ड हो गया। इंटरेस्टिंग है, रोचक है, तो वो पॉजिटिव हो गया। निराश है, कोई निराश नहीं होना चाहता, नेगेटिव हो गया। बुद्धिहीन है तो नेगेटिव हो गया, बुद्धिमान है तो पॉजिटिव हो गया। तो सबसे पहला फर्क तो यही है कि फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव वर्ड से पहले होगा, तो फेयरली देखो यहाँ आ गया। इंटरेस्टिंग पॉजिटिव है तो ये आ गया, नेगेटिव है तो रेदर आ गया। ये यहाँ पे अगले जो 2 वाक्य हैं इसमें ये बताने का प्रयास है कि टू जो लगता है TOO, ये आप लगाएंगे किसके साथ में, रेदर के साथ में। ये कहाँ नहीं लगाएंगे, फेयरली में नहीं लगाएंगे। तो जैसे अगर आप कहें जॉन इज फेयरली टू वाइज, तो ये सेंटेंस गलत है आपका।
और ऊपर वाला सेंटेंस जोन इज रेदर टू अनवाइज, ये सेंटेंस सही है। याद रखिएगा इसको कि टू का प्रयोग केवल रेदर के साथ हो सकता है, फेयरली में नहीं होगा। तो दो अंतर यहां पे निकल कर आते हैं, एक तो टू का प्रयोग रेदर में होगा, फेयरली में नहीं होगा। दूसरा, फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव वर्ड से पहले करेंगे, जबकि रेदर का प्रयोग नेगेटिव वर्ड से पहले किया जाएगा। आज के वोकेबलरी ड्रिल में यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। ये वर्ड्स आपको आज के इस सेशन में मिलेंगे। अनलीश हमने पढ़ा अभी, रिलीज करना होता है, लूज करना होता है, सेट फ्री करना होता है। फॉल इन लाइन, ये मतलब किसी के अकॉर्डिंग काम करना। इसको आप कन्फर्म से कह सकते हो, कन्फर्म को बोलते हैं या तो, या फिर इसके लिए आप एडहेर टू, पालन करना, किसी के अकॉर्डिंग काम करना, स्टिक टू, इस तरह के अर्थ देता है। डाउन द लाइन काफी बार आ चुका है पहले भी, अगर आप नए स्टूडेंट हैं नहीं पता हो तो याद रखें, डाउन द लाइन का मतलब लेटर, LATER, या इन द फ्यूचर, बाद में, भविष्य में, इसके लिए यूज करते हैं। सबसाइड का मतलब कम होना होता है, ठीक है। और रिजोर्ट टू का मतलब आश्रय लेना होता है, रिजोर्ट टू भी काफी बार आ चुका है। टर्न टू, हैव रिकोर्स टू, है ना, इस प्रकार के इसके सिनोनिम्स मिलते हैं। तो इसका मतलब होता है आश्रय लेना, सबसाइड का मतलब होता है कम होना, डाउन द लाइन का फ्यूचर में लेटर, फॉल इन लाइन का मतलब एडहेर टू, स्टिक टू, या फिर आप कह सकते हैं क्या, किसी के अकॉर्डिंग काम करना, कन्फर्म। और अनलीश का मतलब लूज या सेट फ्री, इस प्रकार के मीनिंग देगा। तो ये आपके आज के वोकेबलरी ड्रिल में है। बात करते हैं, देखो कैसे आप इन सेंटेंसेस को फिलअप कर सकते हो इन ऑप्शंस की मदद से। द पुलिस आर होपिंग दैट द वायलेंस विल सून डैश। तो पुलिस वाले जो हैं वो आशा कर रहे हैं। एक बात तो याद रखिए कि पुलिस के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो आ रहे हैं। तो पुलिस की आशा ये है कि वायलेंस जो है वो शीघ्र ही क्या हो जाएगी, हिंसा क्या हो जाएगी, हिंसा धीरे धीरे कम हो जाएगी। कम हो जाएगी इसका मतलब सबसाइड। देखो होप कर रहे हो आप, अगर होप कर रहे हो इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, तो इसका मतलब सबसाइड। फिर दूसरा सेंटेंस दे रखा आपको, टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू डैश विद द न्यू रेगुलेशंस। टीचर्स से ये आशा की जाती है कि वो नए रेगुलेशंस को क्या करेंगे, तो नए रेगुलेशंस के अनुसार क्या करेंगे। देखो देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो ये फॉल इन द लाइन, डाउन द लाइन, डाउन द लाइन तो होना नहीं है, ये तो कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। रिजोर्ट टू, क्या वो सहारा लेंगे नई गाइडलाइंस का, ये आ ही चुका है। ये रिलीज करेंगे, एक्सपेक्टेड टू कर रखा है, मतलब उनसे चाहा गया है कि वो कोई काम करे, तो रिलीज तो नहीं करेंगे। तो फॉल इन लाइन कि वो नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। आफ्टर नॉट स्लीपिंग फॉर 3 नाइट्स, 3 रात तक नहीं सोने के बाद, आई फाइनली डैश स्लीपिंग पिल्स, मुझे नींद की गोली लेनी पड़ी, ठीक है। नींद नहीं आ रही तो नींद की गोली का सहारा लिया, तो सहारा लिया है इसका मतलब रिजोर्टेड टू कर देंगे आप। हैव रिकोर्स टू बताया था मैंने आपको, टर्न टू बताया था, तो रिजोर्टेड टू। और एक और वर्ड यहाँ पे सेंटेंस है, ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, वह चाहता है कि शादी कर ले, बट डैश, फिर नॉट एनी टाइम सून, लेकिन शादी कब करे, बाद में करे, भविष्य में करेगा, अभी नहीं करेगा, है ना, जल्दी कोई ऐसा नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा, डाउन द लाइन। तो डाउन द लाइन का मतलब लेटर या फिर इन द फ्यूचर। तो ये आपकी वोकेबलरी ड्रिल थी, मैंने 2-4 दिनों से स्टार्ट कर रखा है और काफ़ी अच्छा एक ल्यूक्रेटिव मेथड है वोकेबलरी को याद करने का। अब चलिए आ जाते हैं आज के एडिटोरियल पर, उसके बाद में वन वर्ड्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और जो आज का क्विज होगा वो। और उस क्विज जो कल हमने पूछा था उसकी बात मैं बता दूं कि वहां पे शायद देयर दे रखा था, मुझे पता नहीं क्या था वहां पे, देख लीजिएगा। देयर अगर दे रखा था तो वहां पे प्रोनाउन इट्स आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन लगाना होता है, शायद सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए इट्स आएगा, ऐसा कुछ था, ठीक है। अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। तो अ मैटर ऑफ रिलीफ इसका टाइटल है। मैटर यहाँ पे नाउन हुआ, रिलीफ भी नाउन है, तो रिलीफ उल्टा पढ़ेंगे, रिलीफ का मामला, ठीक है। अ मैटर एक मुद्दा, एक मामला, रिलीफ तो आराम का मामला, इसके बारे में बात कर रखी है। और जैसा कि मैंने बताया कि वित्त मंत्री ने यहाँ पे अंतिम ट्रांच को घोषित कर दिया है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है कि गवर्नमेंट की योजनाएं क्या क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के द्वारा क्या क्या गवर्नमेंट करना चाहती है। ये सेशन में स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं मैं आपको कि क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स हमारे ऐप पर चल रहा है, वो आप बाई कर सकते हैं, जहां पर क्लोज टेस्ट और पैराजंबल न्यूज़पेपर की हेल्प से आपको पढ़ाए जा रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार का एक और आर्टिकल आपको मिल जाए, और आप चाहते हैं कि इसका PDF भी मिल जाए, आप चाहते हैं कि क्विज भी इनके साथ मिले, प्रैक्टिस दुगुनी हो जाए, तो आप वेंसडे को स्टार्ट हो रहा है बैच, मीन्स कल से स्टार्ट होगा बैच द हिंदू एडिटोरियल का, वो भी हमारी ऐप पर जाकर आप बाई कर सकते हैं, जहां 75 डेज तक आपको 2 आर्टिकल्स, मीन्स एक आर्टिकल तो यही होता है जो यूट्यूब पर आपको शाम को 5 बजे मिलता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ मॉर्निंग में मिल जाता है, PDF मिल जाता है, क्विजेज मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। और दूसरा आर्टिकल आपको इवनिंग में मिल जाता है, ठीक है। 2 आर्टिकल्स मिलेंगे 75 डेज तक,
वीडियोस हमेशा आपके पास ही रहते हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। पैकेज कल से स्टार्ट होने वाला बैच है। हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, वहां से आप जाके कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि किस प्रकार का पैकेज है, क्या वहां पे फीचर्स हैं, ये सब जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए आगे क्या कहना चाहता है ये आर्टिकल। स्ट्रेटजी ऑफ प्रमोटिंग सप्लाई विदाउट हेल्पिंग बूस्ट डिमांड में फोर्स अ रीलुक लेटर। स्ट्रेटजी का मतलब रणनीति, ऑफ का मतलब का के या की, प्रमोटिंग आईएनजी लगा क्योंकि ऑफ लगा है, प्रेपोजिशन प्लस आईएनजी लगेगा। प्रमोटिंग का मतलब आगे बढ़ाना, सप्लाई मतलब आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई दो चीजें होती हैं। विदाउट का मतलब के बगैर, फिर से प्रेपोजिशन है तो आईएनजी, हेल्पिंग सहायता किए बगैर। बूस्ट डिमांड, बूस्ट का मतलब बढ़ाना, डिमांड का मतलब मांग, में संभावना बताने के लिए मॉडल के रूप में आता है, हो सकता है। फोर्स मतलब मजबूर कर दे। रीलुक, रीलुक का मतलब एक बार फिर से देखना, फिर से कंसीडर करना। लेटर समय में बाद के लिए आता है, एक लेटर और होता है LATTER। ये सीक्वेंस में बाद के लिए आता है LATER। ये टाइम में बाद के लिए आता है। इसका जो एंटोनिम होता है वो अर्लियर होता है और इसका एंटोनिम है वो फॉर्मर बनता है। LATTER और फॉर्मर जो है इन दोनों से पहले द का प्रयोग भी आप करते हैं, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि रणनीति जो है किस चीज की, कि सप्लाई को प्रमोट किया जाए, सप्लाई को बढ़ाया जाए, और वो भी कैसे, बगैर डिमांड को बढ़ाए। ये हो सकता है कि आपको मजबूर कर दे कि आगे चलकर आपको फिर से इस नीति को देखना पड़े कि डिमांड तो बढ़े नहीं, और डिमांड बढ़ाए बगैर ही आप सप्लाई को बढ़ाने की अगर सोच रहे हैं तो ये जो डिसीजन है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। स्ट्रेटजी हो सकता है कि आपको मजबूर कर दे एक रीलुक के लिए। रीलुक यहाँ पे नाउन के रूप में है क्योंकि ए लगा हुआ है, कि आपको फिर से सोचना विचारना पड़े भविष्य में, कभी भी डाउन द लाइन कह सकते हो, लेटर को आप रिप्लेस कर सकते हो डाउन द लाइन से। आगे देखिए, विद द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान द कोविड-19 रिलीफ पैकेज, द पैटर्न टू द गवर्नमेंट्स अप्रोच इज विजिबल। विद द अनाउंसमेंट, विद का मतलब साथ, अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा, घोषणा किसकी है वो दे रखा आगे, इस कारण से दे लगा हुआ है। फाइनल ट्रांस मतलब अंतिम हिस्सा, भाग, ट्रांस का मतलब भाग हमने पढ़ा था, पार्ट, पोर्शन, शेयर पढ़ा था, किसका, आत्मनिर्भर अभियान का। द कोविड-19 रिलीफ पैकेज, इसी को ही इसने बोल दिया है कोविड-19 रिलीफ पैकेज, ठीक है, आत्मनिर्भर अभियान कोई। अ पैटर्न, ये एक ऐसा पैटर्न टू द गवर्नमेंट अप्रोच, पैटर्न किसका तो दे रखा है, गवर्नमेंट की अप्रोच का पैटर्न, गवर्नमेंट किस प्रकार की अप्रोच करेगी उसका पैटर्न। इज विजिबल, इज यहाँ पे पैटर्न को देखकर है, विजिबल मतलब दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो अंतिम यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत अभियान का अंतिम जो भाग यहाँ पे अनाउंस किया गया है उसी के साथ, और इसी को कहा गया कोविड-19 रिलीफ पैकेज, इसी अभियान को एक पैटर्न जो है गवर्नमेंट की अप्रोच का, गवर्नमेंट अप्रोच कैसे करने वाली चीजों को वो दिख रहा है, वो विजिबल है। And that is to give a strong supply side push by boosting availability of capital on easy terms, keep income and wage support schemes to the minimum, empower constituencies ranging from farmers and workers to business, and finally, the most important, keep the damage to the fisc as low as possible. तो देखो, and और that वह is है to give a strong supply, और वो यहाँ पे अप्रोच क्या है, अप्रोच ये है कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई हो, है ना। सप्लाई साइड पुश का मतलब होता है धकेलना, आगे की ओर धकेलना, एनकरेज करना। तो सप्लाई को बढ़ाने का प्रयास है गवर्नमेंट का, कैसे, बाय बूस्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, बाई प्रिपरेशन है तो आईएनजी लग गया, बूस्ट का मतलब बढ़ाना, अवेलेबिलिटी उपलब्धता किसकी, पूंजी की, पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाते हुए, ऑन इजी टर्म्स, और कैसे, इजी टर्म्स पर, मतलब शर्तें बहुत ही आसान शर्तों के साथ। दूसरा, कीप इनकम एंड वेज सपोर्ट स्कीम्स टू द मिनिमम, मतलब कीप का मतलब रखना, इनकम का आय, वेज सपोर्ट स्कीम्स का मतलब हो गया मजदूरी को सपोर्ट करने वाली जो योजनाएं हैं उनको मिनिमम रख के। तीसरा, एम्पावर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज निर्वाचन क्षेत्र को बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्षेत्र भी होता है, एरिया भी होता है। एम्पावर का मतलब होता है अधिक शक्तिशाली बनाना। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन कौन से क्षेत्र, रेंजिंग फ्रॉम का मतलब है यहां से लेकर यहां तक, तो कहां से लेकर कहां तक है, तो देखो फ्रॉम लगा हुआ है शुरुआत से, कि फार्मर्स और वर्कर्स से लेकर बिजनेसेस तक, इन क्षेत्रों को एम्पावर करके, एम्पावर का मतलब अधिक स्ट्रॉन्ग बना के, एंड फाइनली और अंततः द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री सुपरलेटिव है, इस कारण से द का प्रयोग है, कीप द डैमेज टू द फिस्क। डैमेज जो है, डैमेज देखो किसका डैमेज है उसके लिए टू लगता है, याद रखिएगा। तो डैमेज यहाँ पे है एक्सचेकर का, खजाने का। इस डैमेज को, इस क्षति को, इस नुकसान को कम से कम रखना, एज लो एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना कम रखना, ये उद्देश्य है गवर्नमेंट का। अब एज और एज के बीच डिग्री पॉजिटिव आती है, इस कारण से लो है, डिग्री कंपैरेटिव इसकी लोअर बनती है, सुपरलेटिव इसकी लोवेस्ट बनती है। तो यहां तक की बात देखिए क्या है, ये कह रहा है कि भाई यहां तक अप्रोच पता लग गई, विजिबल है, और वो अप्रोच ये है कि भाई
कैश को बढ़ाकर, पूंजी की उपलब्धता को बढ़ा के यहाँ पे सप्लाई साइड को पुश करना चाहती है गवर्नमेंट। आसान टर्म्स पे यहाँ पे कैपिटल की उपलब्धता करवा के ये करना चाहती है। दूसरा चाहती है गवर्नमेंट की इनकम और वेज सपोर्ट स्कीम्स हैं वो मिनिमम रहे। तीसरा चाहती है कि जो फार्मर्स और वर्कर्स हैं वहाँ से लेकर बिजनेसेस तक ये जो सेक्टर्स हैं इनको स्ट्रेंथन किया जाए। और अंततः गवर्नमेंट चाहती है कि वित्तीय खजाना जो है उस पर भार कम से कम लगे या फिर उसका नुकसान कम से कम हो। The fiscal impact of the 20 lakh crore rupees package is estimated by economists at between 2 and 3% of GDP, and that includes drawals from provision already made in the budget for this fiscal. The fiscal impact, fiscal का मतलब वित्तीय, impact का प्रभाव, किसका प्रभाव तो दे रखा आगे, तो इस कारण से निश्चित हो गया, तो दे लग गया। 20 लाख करोड़ रुपीस पैकेज जो दिया है उसका जो वित्तीय प्रभाव है इज, अब ये इज जो है वो इम्पैक्ट को देखकर है, ये प्रभाव है एस्टिमेटेड, ये पैसिव वॉइस बन गया। इसका पूर्वानुमान लगाया गया है किसके द्वारा, बाय इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों के द्वारा, एट बिटवीन 2 and 3% ऑफ जीडीपी की। ये जीडीपी का 2 से 3% होगा। मैंने इसको एंड पढ़ा क्योंकि बिटवीन दे रखा है तो 2 तो होगा नहीं, एंड ही होगा। एंड दैट इंक्लूड्स, और उसमें ये शामिल है, दैट किसके लिए आ रहा है भी, जीडीपी का इतना पार्ट है और इसमें शामिल है ड्रॉल्स। ड्रॉल्स का मतलब विड्रॉल्स है, आहरण, वापस लेना है ना, पैसा निकालते हैं तो विड्रॉल करते हैं तो ड्रॉल्स। फ्रॉम प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब प्रावधान, नियम, शर्तें। ऑलरेडी मेड इन द बजट फॉर दिस फिस्कल, वो नियम शर्तें, वो प्रोविजंस जो पहले से ही की गई थी किसमें, बजट में, इस वित्त वर्ष के लिए। फिस्कल का मतलब यहाँ वित्त वर्ष है, उससे यहाँ पे आहरण, उससे विड्रॉल करना ये शामिल है। रिपीट कर रहा हूं, तो कह रहा है कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो ये 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, इसका जो वित्तीय प्रभाव है जीडीपी पर वो पड़ेगा 2 से 3%। और इसमें यह भी शामिल है कि जो बजट के अंदर जो नियम, शर्तें, प्रावधान, जो प्रोविजंस थे इस वित्त वर्ष के लिए, उससे भी गवर्नमेंट विड्रॉ होगी, उससे भी बैक आ जाएगी, इसका ये प्रभाव पड़ने वाला है। आगे कह रहा, द पिलर ऑन विच द पैकेज रेस्ट इज लिक्विडिटी सपोर्ट सो दैट बिजनेसेस कैन क्रैंक अप अगेन एंड सेट द इकोनॉमिक साइकिल बैक इन मोशन। द पिलर ऑन विच, पिलर का मतलब पता ही है, आधार को बोल दीजिए, यहाँ पे पिलर वैसे खंबे को बोलते हैं, पिलर का मतलब यहाँ पे फाउंडेशन मान लीजिए। ऑन विच, जिस पर, द पैकेज रेस्ट, जिस पर पैकेज आश्रित है। देखो रेस्ट और ये या ऑन लग रहा है, ठीक है, तो ऑन विच का जब आंसर आएगा तो रेस्ट के आगे ऑन लग जाएगा। रेस्ट ऑन का निर्भर होना होता है, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, जब भी निर्भर संबंधी कोई शब्द आता है तो उसके हाथ में ऑन ही लगाते हैं। तो जिस पिलर पर ये पैकेज आश्रित है, निर्भर है, इज लिक्विडिटी सपोर्ट, वो पिलर कौन सा है, लिक्विडिटी सपोर्ट है, कैश का सपोर्ट है। सो दैट, ताकि बिजनेसेस कैन क्रैंक अप अगेन, ताकि बिजनेसेस जो है क्रैंक अप हो सकें। क्रैंक अप का मतलब होता है इंक्रीज होना, ताकि बिजनेसेस बढ़ सकें। एंड सेट द इकोनॉमिक साइकिल बैक इन मोशन, और क्या कर सके, और इकोनॉमिक साइकिल जो है, आर्थिक चक्र है, उसको फिर से गति में ला सके। बैक मतलब वापस, इन मोशन का मतलब गति उसको प्रदान कर सके। तो ये कह रहा है कि भाई जिस पिलर पर, जिस फाउंडेशन पर ये पैकेज जो आश्रित है वो है लिक्विडिटी सपोर्ट, कैश का सपोर्ट, नकदी का सपोर्ट, ताकि बिजनेसेस बढ़ सके, यहाँ पे बिजनेसेस में उछाल आ सके और इकोनॉमिक साइकिल फिर से पटरी पर आ सके। ठीक है, आगे देखो, द ऑप्शन ऑफ अ डिमांड साइड स्टिमुलस through a resort to deficit financing seems to be reserved for a future date if the infection does not subside or a second wave begins, prompting another lockdown। तो कह रहा है कि भी द ऑप्शन, जो विकल्प है, किस चीज का विकल्प, देखिए कोई भी नाउन के साथ आप प्रेपोजिशन लगा के आगे डिफाइन करना चाहते हो तो वो नाउन डेफिनेट बन जाती है। तो द सेम प्रोसेस अप्लाइज हियर, कि यहाँ पे देखिए द ऑप्शन दे रखा है क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे डेफिनेट बन चुका है। इफ यू आस्क व्हिच काइंड ऑफ ऑप्शन, द डेफिनेटली यू विल फाइंड द आंसर हियर, द ऑप्शन ऑफ ए डिमांड साइड स्टिमुलस। तो यहाँ पे द लग गया। तो जो विकल्प है किसका, डिमांड साइड स्टिमुलस का। डिमांड साइड का मतलब मांग के क्षेत्र है ना, मांग वाला पक्ष। स्टिमुलस का मतलब प्रेरित करने को बोलते हैं, उत्प्रेरित करने को बोलते हैं। स्टिमुलस का प्लूरल बनता है स्टिम्युली, और ये आप नाउन में पढ़ते हैं कि जिस भी नाउन के बाद में यूएस लगा हुआ रहता है, जैसे स्टिमुलस आ गया वैसे ही बेसिलस भी हो सकता है ना, कैक्टस भी हो सकता है, तो उसमें क्या करते हैं, यूएस को हटाकर आई लगा देते हैं, प्लूरल बन जाता है। तो जो ऑप्शन है डिमांड साइड स्टिमुलस का, कैसे, थ्रू का मतलब आता है माध्यम के लिए, ये एक प्रेपोजिशन है। रिजोर्ट टू का मतलब टर्न टू, आश्रित होना। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है वो वित्त जो घाटे पर आधारित है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, घाटा। अब ये घाटा कौन सा है भाई, अब ये घाटा इसलिए है कि भी देखो आप खुद घाटा खाकर और वित्त दे रहे हो, क्योंकि राजकोष पे तो घाटा पड़ ही रहा है, और फिर आप वित्त पोषित कर रहे हो, फिर आप फाइनेंसिंग कर रहे हो, फिर आप लोन दे रहे हो, तो ये प्रतीत होता है, सीम्स प्रतीत होता है टू बी रिजर्व्ड, कि ये रिजर्व रखा गया है। रिजर्व का मतलब बचा कर रखना, किसके लिए, फ्यूचर डेट के लिए, भविष्य के लिए।
इफ द इन्फेक्शन डज नॉट सबसाइड। कब? जब इन्फेक्शन यदि सबसाइड नहीं होता, सबसाइड का मतलब क्या है, कम नहीं होता है, और अ सेकेंड वेव बिगिंस, या फिर कोई दूसरी लहर शुरू हो जाती है इस संक्रमण की, प्रॉम्प्टिंग अनदर लॉकडाउन। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट का मतलब है प्रेरित करना, कोज होना, किसी कारण बनना, कोई काम होने का, और या फिर ये दूसरा जो लहर है इस वायरस की, इस इन्फेक्शन की, वो एक और लॉकडाउन करवा दे उस स्थिति में। तो रिपीट कर रहा हूं कि जो ये एक ऑप्शन है, एक विकल्प है डिमांड साइड स्टिमुलस का, कि भाई डिमांड क्षेत्र से सप्लाई साइड का तो काम कर ही रही है गवर्नमेंट। अब कह रहा है कि अगर डिमांड साइड स्टिमुलस की बात करें, एक विकल्प जो लें, किस माध्यम से, कि आप डेफिसिट फाइनेंसिंग के माध्यम से, है ना, इस प्रकार सा लोन दे रहे हो, लेकिन घाटा झेलकर लोन दे रहे हो, कैश दे रहे हो, खुद को घाटा हो रहा सरकार को, फिर भी यहां पे कैश यहां पे दे रही, लिक्विडिटी दे रही है। तो ये कह रहा है कि भाई डिमांड साइड को फिर से एनकरेज करने का जो ऑप्शन है, और वो किस माध्यम से, डेफिसिट फाइनेंसिंग के माध्यम से। ऐसा लगता है कि वो रिजर्व्ड है, उसको रिजर्व रखा गया है, उसको बचा कर रखा गया है फ्यूचर डेट के लिए। कैसी कंडीशन में? जब ये संक्रमण जो है यदि वो सबसाइड नहीं होता है, या फिर जो सेकेंड वेव है, या फिर दूसरी लहर, जैसे कि चाइना में सुनने में आया कि दूसरी लहर आ गई है, दक्षिण कोरिया में भी दोबारा संक्रमण आ गया, दूसरी लहर इसको बोलेंगे। तो ये दूसरी लहर इस इन्फेक्शन की आ जाती है, और इससे क्या हो जाता है, एक और लॉकडाउन यहां पे प्रॉम्प्ट का मतलब है टू कोज टू हैपन, और तो दूसरी लहर आ जाए और ऐसा करते हुए आ जाए। प्रॉम्प्टिंग यहां पे क्या काम करेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा, ऐसा करते हुए दो काम साथ में है। तो या तो अगर संक्रमण कम नहीं होता है, या दूसरी लहर आ जाती है और इससे फिर से लॉकडाउन करना पड़ जाता है, तो ऐसे केस में डिमांड साइड स्टिमुलस के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक विकल्प गवर्नमेंट ने रिजर्व रखा है फ्यूचर के लिए। आगे देखो, द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज दैट देयर इज अ डेस्परेट नीड फॉर डिमांड स्टिमुलस नाउ। द प्रॉब्लम, समस्या, अब समस्या विद दिस अप्रोच, इस अप्रोच के साथ, कि सरकार ये अप्रोच अपनाना चाहती है, और इसके साथ समस्या जो है इज दैट, वो ये है कि देयर इज अ डेस्परेट नीड, डेस्परेट मतलब बहुत ज्यादा, इन ग्रेट नीड ऑफ, इन वांट ऑफ, कि इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नीड के साथ फोर लगता है प्रेपोजिशन, किसके लिए आवश्यकता है? फॉर डिमांड स्टिमुलस नाउ। डिमांड स्टिमुलस का मतलब डिमांड को उत्प्रेरित करने वाली चीजों की बात कर रहा है। तो अब समस्या इस अप्रोच के साथ ये है कि देयर इज अ डेस्परेट नीड, कि बहुत ज्यादा आवश्यकता है फिलहाल डिमांड को बढ़ाने की, जबकि आप भविष्य के लिए सोच के रखे हो, लेकिन फिलहाल डिमांड बढ़ेगी, तब जाके इकोनॉमी बूस्ट होगी, तब जाके इकोनॉमी वापस से मोशन में लौटेगी। ठीक है। अ स्ट्रेटजी ऑफ drive consumption by say suspending GST for a couple of months or at least cutting rates temporarily combined with a liquidity boost may have worked better under prevailing conditions। A strategy मतलब रणनीति, रणनीति कौन सी? टू ड्राइव कंजम्पशन। ड्राइव का मतलब यहां पे उत्प्रेरित करना है, इंस्पायर करना है, एनकरेज करना है, पुश करना है। कंजम्पशन का मतलब उपभोग है ना, बाई। तो ये कह रहा है कि अ स्ट्रेटजी टू ड्राइव कंजम्पशन बाई, एक रणनीति कि भाई कंजम्पशन को बढ़ाया जाए, आगे कंजम्पशन को ड्राइव किया जाए। तो ये बाई लग रखा है इसी के साथ में, स्ट्रेटजी टू ड्राइव कंजम्पशन बाई। तो जिस स्ट्रेटजी के माध्यम से ये यहां पे कंजम्पशन ड्राइव होगा, उसके लिए बाई लग रखा है। से जैसे उदाहरण के लिए कह दीजिए सस्पेंडिंग जीएसटी। अब ये सस्पेंडिंग जो है ये वो जेरेंडर काम करेगी, सब्जेक्ट बनेगा। जीएसटी को सस्पेंड, जीएसटी को रोक देना कितने समय के लिए? फॉर ए कपल ऑफ मंथ्स, एक दो महीने के लिए। और एटलीस्ट, या फिर कम से कम, कटिंग रेट्स टेम्परेरीली, या फिर अस्थायी तौर पर रेट्स को कटौती करना। कंबाइंड विद द लिक्विडिटी बूस्ट, और कंबाइंड विद का मतलब इसमें शामिल है लिक्विडिटी बूस्ट, मतलब कैश का साथ, कैश को बूस्ट करें, कैश को बढ़ाएं। मे हैव वर्कड बेटर, शायद ये काम करता। मे हैव कर रखा है तो संभावना तो है, लेकिन हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगने का मतलब ये बीत भी चुका है, तो शायद ये बेहतर होता। अंडर प्रिवेलिंग कंडीशंस का मतलब वर्तमान स्थितियों के मद्देनजर, है ना। अंडर का मतलब तहत, प्रिवेलिंग का मतलब क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग है, जो करंट है, प्रेवेलेंट है, एस्टैब्लिश्ड है। कंडीशंस का मतलब स्थितियां, तो वर्तमान स्थितियों में ये चीजें बेहतर होती। रिपीट कर रहा हूं भाई, उपभोग बढ़ाने के लिए जो चीजें हैं ना, वो कौन कौन सी बेहतर होती है, उसके एग्जाम्पल लेखक ने दिए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है कि भाई जीएसटी को कुछ महीनों के लिए रोक दिया जाता, या फिर दरों में कटौती कर दी जाती कुछ समय के लिए, लिक्विडिटी बूस्ट के साथ साथ, है ना, कैश मार्केट में बढ़िया होता, और साथ में जीएसटी आप नहीं लेते, या फिर रेट में कटौती कर लेते। तो ये जो अप्रोच है ना, ये अच्छा हो जाता, इस स्थिति में कम से कम अच्छा कर पाती, अच्छा वर्क कर पाती। The center's problem is that its revenues are a fraction of what it would have been in a normal situation, but even given this handicap, a fiscal stimulus could have been fitted into the overall package. The center's problem, केंद्र सरकार की समस्या, is that है, क्या समस्या है? Its revenues,
ये समस्या ये है कि इट्स रेवेन्यूज, इट्स यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव है सेंटर के लिए, केंद्र सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो सेंटर की प्रॉब्लम ये है कि इसके जो रेवेन्यूज है, इसके जो आय है, रेवेन्यूज का मतलब आय, इनकम, आर अ फ्रैक्शन, वो जो रेवेन्यूज हैं वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब हिस्सा है, एक पार्ट है, किसका, ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इन अ नॉर्मल सिचुएशन, उस चीज का हिस्सा है जो रहता, वुड हैव बीन का मतलब ये पास्ट में चला गया, कंडीशनल सेंटेंस बन गया, जो हिस्सा रहता इन नॉर्मल सिचुएशन, सामान्य हालातों में, तो उसका एक हिस्सा है। मतलब रेवेन्यू, मान लीजिए कि 100 रुपए का रेवेन्यू होता जब सामान्य हालात होते, वर्तमान में रेवेन्यू है 5 रुपए, तो ये उसका एक छोटा सा पार्ट है, फ्रैक्शन मात्र है केवल। बट इवन गिवन दिस हैंडीकैप, लेकिन इवन का मतलब भी, गिवन का मतलब देखते हुए, दिस हैंडीकैप का मतलब रुकावट, बाधा, इस रुकावट या बाधा को देखते हुए भी, ऐसी स्थिति में भी, अ फिस्कल स्टिमुलस, अगर कोई वित्तीय उत्प्रेरित करने वाली चीज है, फिस्कल स्टिमुलस है, कुड हैव बीन फिटेड इनटू, कुड हैव मतलब हो सकता था, पैसिव वॉइस है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, ये फिट बैठता किसमें, ओवरऑल पैकेज में, है ना, संपूर्ण पैकेज में एक फिस्कल स्टिमुलस जो है, वित्तीय मतलब स्टिमुलस जो है वो फिट बैठता। तो देखो सेंटर की समस्या ये है कि सेंटर के जो रेवेन्यूज हैं वो सामान्य स्थितियों में जो रेवेन्यू होता उसका छोटा सा पार्ट ही है, लेकिन फिर भी इस रुकावट के चलते भी अगर फिस्कल स्टिमुलस घोषित किया होता तो ये ओवरऑल पैकेज में फिट बैठता। ठीक है, आगे देखो, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग टू बी सेड फॉर द स्ट्रेटजी ऑफ कटिंग टैक्सेस एंड राइडिंग ऑन द एंशुइंग कंजम्पशन बूस्ट दैट कुड ब्रिंग इन रेवेन्यूज टू कंपनसेट फॉर द कट। यहां पे एक वर्ड आया है राइड इन, राइड ऑन, राइड ऑन का निर्भर होना होता है, वही रेस्ट ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, ठीक है, हिंज ऑन, बैंक ऑन, ये सब। तो आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग टू बी सेड, देयर इज समथिंग, देयर से स्टार्ट हुआ, देखो तो इन्वर्जन है, इज पहले है, समथिंग बाद में है, तो कुछ ऐसा है, टू बी सेड कहने के लिए पैसिव वॉइस है, फॉर द स्ट्रेटजी ऑफ कटिंग टैक्सेस, किसके लिए, कि जो स्ट्रेटजी ऑफ कटिंग टैक्सेस है, जो दरों में, टैक्स में कटौती करने की रणनीति है, एंड राइडिंग ऑन द एंशुइंग कंजम्पशन बूस्ट, और निर्भर होने की जो स्ट्रेटजी है, किस पर, एंशुइंग का मतलब परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ, कंजम्पशन बूस्ट का मतलब है उपभोग को बढ़ाने पर निर्भर आप कर रहे हो, दैट कुड ब्रिंग इन रेवेन्यूज, ठीक है ना, वो बूस्ट जो कि, अब दैट यहां पे बूस्ट के लिए है, वो कंजम्पशन बूस्ट जो कि लाया जा सकता है, कुड ब्रिंग इन रेवेन्यूज, जो क्या ला सकता है, जो रेवेन्यूज ला सकता है, टू कंपनसेट फॉर द कट, किसके लिए रेवेन्यू ला सकता है, कंपनसेट का मुआवजा देना होता है, क्षतिपूर्ति, भरपाई करना होता है, फॉर द कट जो आपने कटौती की है उसकी भरपाई ये कर देता। तो क्या कहना चाह रहा है कि भाई आफ्टर ऑल, आखिरकार कुछ तो ऐसा है कहने के लिए कि जो स्ट्रेटजी है टैक्स कट करने की और कंजम्पशन बूस्ट पर निर्भर होने की, ठीक है, भी टैक्स में कटौती कर दो और निर्भर किस पे रहो, निर्भर रहो कंजम्पशन बूस्ट पर, परिणाम स्वरूप जो भी कंजम्पशन बूस्ट होगा, कटौती, देखो सस्ती चीजें मिलेगी तो लोग उपभोग ज्यादा करेंगे, तो आपने टैक्स में कटौती की चीजें सस्ती हुई तो लोगों ने उपभोग करना शुरू किया, अब लोगों ने उपभोग करना शुरू किया तो उससे क्या, रेवेन्यू आएगा, और रेवेन्यू क्या काम करेगा कि जो आपने कटौती की थी, जो अब घाटा हो रहा था उसकी भरपाई करेगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो आखिरकार ऐसा कुछ है कहने के लिए कि जो टैक्स में कटौती करने की स्ट्रेटजी है और फिर उसके बाद में कंजम्पशन बूस्ट पर आधारित होने की स्ट्रेटजी है, ये रेवेन्यूज ला सकती है और ये फिर भरपाई कर सकती है जो कटौती आपने की है उसकी। अगला पैराग्राफ देखिए, द गवर्नमेंट हैज डन वेल इन इंक्रीजिंग द बजट फॉर एमजी नरेगा बाय 2/3, एडिंग अनदर 40,000 करोड़ रुपीज। द गवर्नमेंट हैज डन वेल, गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, तो डन की विशेषता बता रहा है, वेल यहाँ पे एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब होता है, वेल की डिग्री कंपैरेटिव पूछता है कोई आपसे तो बेटर बनती है, सुपरलेटिव बेस्ट बनती है, गुड की बनाओगे तो भी बेटर बेस्ट बनेगी। तो गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, कैसे, इन इंक्रीजिंग द बजट, किस चीज में अच्छा किया है, इन इंक्रीजिंग, इन मतलब में, इंक्रीजिंग आ गया क्योंकि प्रिपरेशन इन लग गया, इस कारण से बढ़ाने में क्या बढ़ाया है, बजट बढ़ाया है, किसके लिए, एमजी नरेगा के लिए, कितना तक बढ़ाया है, तो 2/3 तक बढ़ाया है, 2/3 आया, मैंने बताया था, ग्रामर का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, और बाई का मतलब तक होता है, तो 2/3 तक बढ़ाया है, एडिंग अनदर 40,000 करोड़, और कैसे किया है, इसको जोड़ते हुए, एडिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, 40,000 करोड़ और जोड़ते हुए इसके अंदर, है ना। तो गवर्नमेंट ने एमजी नरेगा का बजट बढ़ा दिया है 2/3 तक, और कैसे बढ़ाया, 40,000 करोड़ रुपए और जोड़ दिए इसमें। एमजी नरेगा कैन बी लिवरेज, लिवरेज का मतलब है किसी चीज का प्रयोग करना, है ना। हमारे 2 चैनल और चल रहे हैं, वहां पे मैंने बैंकिंग और मैनेजमेंट चैनल जो बनाया हुआ है उस पे हर दिन आपको बिजनेस आर्टिकल मिलता है, वहां कल ही आर्टिकल जो पढ़ाया था उसमें लिवरेज शब्द का प्रयोग हुआ था, अगर आप देख रहे हो वहां पे तो, है ना, जरूर से आप देखा करें वो चैनल भी, वहां पे बिजनेस और जो मैनेजमेंट संबंधी जो भी न्यूज़ होती है वो सब मिलती हैं आपको। तो डेली चल रहा है सेशन, 25 सेशन अब तक हो चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ सकते हैं आप उस चैनल से।
तो एमजी नरेगा जो है उसका लिवरेज मतलब उसका यूज किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है टू कीप देम ऑक्यूपाइड विद मीनिंगफुल वर्क। कैसे कर सकते हो? टू कीप देम ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब संलग्न रखना, जोड़े रखना। तो इन मजदूरों को, इन प्रवासी मजदूरों को उस मीनिंगफुल वर्क का मतलब अर्थपूर्ण कार्य के अंदर, अर्थपूर्ण का मतलब ये है कि पैसा मिलेगा काम के बदले, है ना, वो पैसा कमा सकते हैं। तो कह रहा है कि भाई माइग्रेंट्स जो हैं वो अब लौट चुके हैं अपने गांव। तो विद माइग्रेंट्स नाउ रिटर्निंग टू देयर विलेजेस, माइग्रेंट जो हैं अपने गांव लौट चुके हैं। इसके साथ ही एमजी नरेगा जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है पैसिव वॉइस है। कैसे कर सकते हैं? उन मजदूरों को ऑक्यूपाइड रखकर, उन मजदूरों को काम में लगाकर। द डिमांड ऑफ स्टेट्स फॉर हायर बोरोइंग्स लिमिट हैज बीन ग्रांटेड बट विद क्लियर रिफॉर्म माइलस्टोन्स दैट दे हैव टू मीट। द डिमांड ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों की डिमांड, फॉर हायर बोरोइंग्स का मतलब राज्य की डिमांड्स क्या है? हायर बोरोइंग्स लिमिट हैज बीन ग्रांटेड। बोरोइंग का मतलब क्या होता है? उधार लेना, इसका उल्टा होता है बोरो का, लैंड, उधार देना। तो राज्य की डिमांड है कि उनकी जो लिमिट है ना उधार लेने की, उसको बढ़ा दिया जाए और अधिक हाई कर दी जाए लिमिट को। हैज बीन ग्रांटेड, ये हैज बीन है वो इसको देखकर डिमांड को, इस डिमांड को स्वीकार कर लिया गया। ग्रांट का मतलब स्वीकार करना। बट विद क्लियर रिफॉर्म माइलस्टोन्स, लेकिन साथ में यहाँ पे कुछ स्पष्ट रिफॉर्म माइलस्टोन लगा दिए कि लक्ष्य टारगेट दे दिए। माइलस्टोन टारगेट होता है, रिफॉर्म का सुधार, तो सुधार के कुछ टारगेट दिए हैं दैट दे हैव टू मीट, जो उनको पूरा करना पड़ेगा। हैव टू का मतलब अंडर कंपल्सन कोई भी काम करना पड़ेगा, उसके लिए हैव टू हैज टू का यूज करते हैं। तो डिमांड जो है स्टेट्स की किसके लिए? कि उनको बोरोइंग लिमिट जो है वो हायर कर दी जाए, इस बात को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन उसमें साथ साथ में माइलस्टोन जोड़ दिए गए हैं जो उनको पूरे करने हैं। इट रिमेन्स टू बी सीन इफ स्टेट्स आर एंथ्यूज्ड टू फॉल इन लाइन। इट यह रिमेन्स बचा है, अभी शेष है, टू बी सीन मतलब देखना बाकी है, ये पैसिव वॉइस है। इफ स्टेट्स आर एंथ्यूज्ड, एंथ्यूज्ड का मतलब होता है प्रेरित होना, कि स्टेट्स जो है क्या राजी हैं, क्या वो उत्साहित हैं। टू फॉल इन लाइन का मतलब किसी के अकॉर्डिंग काम करना, है ना, या फिर आप कहें कि लाइन में आ जाना, लाइन मतलब जैसा वो कह रहे हैं उस शर्तों को पालन करना, एडहेयर टू बताया था मैंने आपको। तो अब ये देखना बाकी है कि क्या स्टेट्स जो हैं इतने उत्साहित हैं कि जो सेंटर ने कहा है क्या वो पूरे करेंगे, क्या माइलस्टोन पूरा करने राजी हो गए। The government has also used the opportunity to unleash some much needed reforms in agriculture marketing, open up more sectors for private participation, enhance foreign direct investment in defense, corporatize the monolith ordnance factory board and so on. तो क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो यूज्ड, गवर्नमेंट ने ये भी यूज किया है। अब देखो ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, क्या इस्तेमाल किया है? अपॉर्चुनिटी को, अवसर को। अवसर कौन सा है? अनलीश सम मच नीडेड रिफॉर्म्स। अनलीश का मतलब रिलीज करना, तो अवसर है कि यहाँ पे कुछ मच नीडेड रिफॉर्म्स का मतलब है जो बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये बताया था मैंने, पास्ट पार्टिसिपल नीडेड, तो बहुत ज्यादा आवश्यक रिफॉर्म्स है उनको रिलीज करने का जो अवसर है उसको भी इस्तेमाल किया है। इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कौन से क्षेत्र में? कृषि की मार्केटिंग में। साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट ने अधिक सेक्टर्स ओपन करे हैं, किसके लिए? प्राइवेट पार्टिसिपेशन, निजी भागीदारी के लिए। साथ में क्या किया है? एनहांस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस, डिफेंस में एफडीआई को बढ़ावा देके, एनहांस का बढ़ाना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को बोलते हैं, किस में? डिफेंस में। कॉर्पोरेटाइज द मोनोलिथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड सो ऑन। कॉर्पोरेटाइज का मतलब इसको भी निजीकरण कर दिया जाए, इसको भी उद्योग बना दिया जाए, किसको? द मोनोलिथ, मोनोलिथ होता है बहुत बड़ा संगठन, ठीक है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ये संगठन है। इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करके एंड सो ऑन, इस प्रकार से आगे भी। तो क्या बोलना चाह रहा है कि भाई ये कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो यूज, गवर्नमेंट ने यहाँ पे अवसर यूज किया है कि कुछ मच नीडेड रिफॉर्म्स है, कुछ बहुत जरूरी रिफॉर्म्स हैं वो करने पड़ेंगे। कौन से रिफॉर्म्स हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग में है, एक रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्या? प्राइवेट पार्टिसिपेशन में भागीदारी बढ़ाने का है ना। दूसरा, तीसरा करना पड़ेगा, मतलब प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, निजी भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी सार्वजनिक क्षेत्र में। अगला ये है कि भी एफडीआई को बढ़ावा देना डिफेंस में। एक ये है कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको कॉर्पोरेटाइज कर देना, और इस प्रकार से आगे भी। हाउ मच ऑफ दिस अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंट आर फॉलोड थ्रू सीरियसली विल हैव टू बी वॉच्ड। हाउ मच मतलब कितना, ऑफ दिस अनाउंसमेंट मतलब ये घोषणाएं जितनी भी हुई हैं उनमें से कितनी घोषणाएं हैं, ऑफ इंटेंट, इंटेंट मतलब इरादा, तो जो भी गवर्नमेंट का इरादा है और उस की जो घोषणाएं हैं उनमें से कितनी घोषणाएं आर फॉलोड, पालन किया जाता है। फॉलो थ्रू का मतलब हो गया पालन करना, फॉलो करना। सीरियसली, गंभीरता से, अब ये फॉलो थ्रू के लिए सीरियसली आ रहा है, गंभीरता से एडवर्ब आ रहा है। विल हैव टू बी वॉच्ड, ये देखना पड़ेगा, पैसिव वॉइस आ रहा है। विल हैव टू, शैल हैव टू मतलब कोई भी काम करना पड़ेगा अंडर कंपल्सन। तो इन अनाउंसमेंट्स में से जो भी इंटेंट है, जो भी इरादा है और जो अनाउंसमेंट है उस इंटेंशन के पीछे गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें से कितनी घोषणाएं हैं आर फॉलोड अप।
अब यहाँ पे हाउ मच इसलिए नहीं लग रहा है कि आप ऐसे मत सोचना कि अनाउंसमेंट से तो हाउ मेनी आना चाहिए, प्लूरल है, ये तो केवल एक एक्सटेंट या रेंज बताने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे गलत नहीं है ये वाला। तो कितना यहाँ पे पालन होता है, सीरियसली इस चीज को देखना पड़ेगा। इन सम द पैकेज हैज सेवरल नोटेबल फीचर्स नॉट ऑल ऑफ विच आर कोविड-19 रिलीफ। इन सम का मतलब कुल मिलाकर, वैसे पूरी फ्रेज ये होती है इन सम एंड सब्सटेंस, इन सम एंड सब्सटेंस, कुल मिलाकर। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो पैकेज है हैज सेवरल नोटेबल फीचर्स, उसमें कई मुख्य विशेषताएं हैं। नोटेबल मतलब मुख्य, फीचर्स का मतलब विशेषताएं। तो इस पैकेज में कई मुख्य विशेषताएं हैं, नॉट ऑल ऑफ विच आर कोविड-19 रिलीफ, और उनमें से सारी जो विशेषताएं हैं वो कोविड-19 रिलीफ नहीं है ना, वो मतलब कोविड-19 में राहत देने के लिए ही नहीं है। तो ये कह रहा है कुल मिलाकर जो पैकेज है, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उसमें अनेकों नोटेबल फीचर्स हैं। सेवरल आ गया तो प्लूरल आ जाएगा, नोटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ABL लास्ट में आएगा तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। फीचर्स यहाँ पे नाउन है, प्लूरल बन रहा है, इस कारण से किसी भी शब्द का प्लूरल बनता हो, संख्याएं लग सकती हो तो नाउन होने की संभावना रखता है ना, लेकिन सारे के सारे इसमें कोविड-19 रिलीफ नहीं है। तो कह रहा है while it is impossible to satisfy all sections of society especially in a pandemic situation, it has to be said that the government has taken a huge gamble by refusing to borrow and spend more on boosting demand। तो अब दो उपवाक्य हैं, एक उपवाक्य में कह रहा है यद्यपि, while कंजंक्शन है यहाँ पे, इसका मतलब यद्यपि होगा, although होगा। तो यद्यपि ये असंभव है, क्या असंभव है, टू सेटिस्फाई, संतुष्ट करना, किसको, समाज के सभी वर्गों को, ऑल सेक्शन, सभी वर्ग, किसके, समाज के, स्पेशली इन ए पेंडेमिक सिचुएशन, विशेष करके इस महामारी की स्थिति में, पर्टिकुलरली के लिए स्पेशली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इट हैज टू बी सेड, फिर भी ये कहना पड़ेगा, इट हैज टू बी सेड, ये पैसिव वॉइस हो गया, टू बी सेड। द गवर्नमेंट हैज टेकन अ ह्यूज गैम्बल, की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा जुआ खेला है। गैम्बल का मतलब रिस्क लेना, जुआ खेलना। बाई रिफ्यूजिंग, कैसे, बाई रिफ्यूजिंग मतलब मना करके, ये प्रिपरेशन तो ING है। टू बोरो, उधार लेने से मना करके, और स्पेंड मोर ऑन बूस्टिंग डिमांड, और डिमांड को बढ़ाने को लेकर खर्चा करके, समझ रहे हो। तो यहां पे क्या कह रहा है कि भाई ये इम्पॉसिबल है कि समाज के सभी वर्गों को यहां पे संतुष्ट किया जाए, विशेषकर इस महामारी कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर कहना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने यहां पे एक बहुत बड़ा जुआ खेला है कि बोरो करने से तो मना कर दिया है, और बूस्टिंग डिमांड बढ़ाने के लिए पैसा बहुत खर्च किया है। इफ द स्ट्रेटेजी ऑफ बूस्टिंग सप्लाई वर्क्स इट इज फाइन। तो ये कह रहा है कि यदि जो रणनीति है, ठीक है ना, तो यहां पे अगर रणनीति है और बूस्टिंग सप्लाई वर्क्स, कौन सी रणनीति, बूस्टिंग का मतलब बढ़ाने की, सप्लाई मतलब आपूर्ति, वर्क्स का मतलब काम करती है। तो अगर सप्लाई को बढ़ाने की जो रणनीति है गवर्नमेंट की वो काम करती है, इट इज फाइन, तो ये ठीक है। बट इफ इट डज नॉट, लेकिन यदि ये काम नहीं करती है, ये इट वही रणनीति है सप्लाई बढ़ाने की, द गवर्नमेंट विल बी फेस्ड विद अ बिगर प्रॉब्लम डाउन द लाइन। तो गवर्नमेंट जो है विल बी फेस्ड मतलब ये पैसिव है, गवर्नमेंट को सामना करना पड़ेगा विद अ बिगर प्रॉब्लम, किससे सामना करना पड़ेगा, बिगर प्रॉब्लम, इससे बड़ी समस्या का, डाउन द लाइन मतलब फ्यूचर में, लेटर, बाद में एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो यदि ये ऐसा नहीं होता है, सप्लाई साइड बूस्ट नहीं होती है, काम नहीं करता ये वाला फॉर्मूला गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा भविष्य में, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि फेस वन विद कैसे लग गया, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, अलग बन रहा है। ये विद द बिगर प्रॉब्लम जो है ये सब्जेक्ट बनेगा आगे जाके, समझ रहे हो, इस साइड सब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए विद लग रहा है, वरना तो फेस में ऐसे विद नहीं लगेगा। अब हम बात करें इसका टोन क्या है, तो इसके लिए टोन आप कह सकते हो कि ये एक एनालिटिकल टोन है, सरकार की जो नीतियां हैं उसको एनालाइज किया गया लेखक के द्वारा, तो एनालिटिकल टोन है इस पैसेज की। अब हम बात करें आज के वन वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है उनमें। अब देखिए वन वर्ड में पहला क्वेश्चन है एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ। अगर कोई व्यक्ति सारे दिन अपने स्वास्थ्य की ही बात करता रहता है, बहुत ज़्यादा चिंतित है स्वास्थ्य के बारे में, तो उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये जो प्रीऑक्यूपेशन होता है इस प्रोसेस को हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, बगैर पनिशमेंट के रिस्क, तो इम्प्यूनिटी, तो दंड मुक्ति बोलते हैं इसको, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट जो होता है। डीप इन थॉट, अगर आप गहरे डूबे हैं विचारों में तो आपको कहा जाएगा पेंसिव, विचार मग्न। अ जोक्युलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, कोई मजाकिया व्यक्ति हो जिसके पास बहुत सारे जोक्स होते हैं उसको बोलते हैं वैग, कॉमेडियन। अ स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल, कामुकता से किसी की तरफ देखना, उसको लीयर बोलते हैं। फिर है इडियम्स एंड फ्रेजेस में हॉब्सन चॉइस, नो रियल चॉइस एट ऑल, कोई भी विकल्प ना होने को बोलते हैं हॉब्सन चॉइस। टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब है माफ़ी मांगना, टू ईट अ हम्बल पाई, माफ़ी मांगना। इनको आप यूज़ करना शुरू करें सेंटेंसेज में। आप कहें मैं माफ़ी मांगता हूँ तो आप कह सकते हैं आई ईट अ हम्बल पाई, तो वो सेंटेंस भी ब्यूटीफुल लगेगा और आपको याद भी रहेगा। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक कि दुश्मनों को भी
प्रोत्साहन देना, तो डेविल का मतलब दैत्य होता है, राक्षस होता है, उसको भी आप अपना ड्यू दो, मतलब जो वो डिजर्व करता है वो दो, इसका मतलब यहाँ पे उसको भी शाबाशी दो, उसको भी एनकरेज करो। एन ओपन बुक का मतलब खुली किताब, जिसमें कोई सीक्रेट ना हो, उसको खुली किताब बोलते हैं। और यहाँ देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपका आज का क्वेश्चन है कॉमन एरर का, ठीक है। तो ये था आपका सेशन। अब पेड यूजर्स के लिए कुछ क्वेश्चंस है, उसकी बात करते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं।